मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, जो आर्थिक सुधार के सेक्शन चल रहे थे तो उसके पहले क्लास हो चुके हैं। आज हम लोग दूसरे क्लास करेंगे। एक क्लास और लग जाएगा, मुझे लगा था आज ख़त्म करा दूंगा, लेकिन क्लास जो है लंबा हो जा रहा था। इसके कारण से मैंने 3 पार्ट में जो है विभाजित कर दिया है। तो यहाँ पर जो आज पढ़ेंगे हम लोग, आर्थिक सुधार के साथ साथ हम लोग बैंक, बीमा और शेयर बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, पहला वो सेक्शन पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग राजकोषीय क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक सुधारों का, उसको पढ़ना है। और तीसरा जो आज सेक्शन है कि आर्थिक सुधारों के दौरान जो है कर का सुधार किस तरीके से हुआ 1991 के बाद स्पेशली। ओके, इस 3 सेक्शन पर हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बैंक, बीमा और शेयर बाजार। तो बीमा में आप तो जानते थे शुरू से ही LIC, GIC वगैरह चल रहा था। GIC की जो 4 अनुषंगी कंपनियां हैं तो उसे भी मैंने डाल दिया है और उसका कहाँ कहाँ हेड क्वार्टर है, चारों महानगरों में हेड क्वार्टर है। उसके अलावा बैंक से रिलेटेड अगर आप देखा जाए तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर पहला चीज़ जो ध्यान देना है कि राष्ट्रीयकरण जो 19 आर्थिक सुधारों से पहले किया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था सारे प्रमुख बैंकों का 2 राउंड में। एक 1969 में और उस समय जो मानक रखा गया था कि 50 करोड़ जो है कुल डिपॉजिट होना चाहिए, तो उसको उन सारे बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। और 1980 में यही मानक जो 50 करोड़ का था वह 200 करोड़ कर दिया गया। तो राष्ट्रीयकृत भी बैंक हुए और विलय की जो प्रक्रिया शुरू हुई 1991 के बाद। 1991 के आर्थिक सुधारों का प्रभाव कई रूपों में आप बैंक पर देखते हैं। एक तो आपका हुआ ग्राहकों के सेवा में सुधार, उन्हें तरह तरह की सुविधाएं दी गई। जब विदेशी तकनीक आया, फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ, तो इससे ग्राहकों को भी लाभ हुआ। दूसरा जो है विलय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब पहला जो विलय का प्रक्रिया 1993 में हुआ था, फिर इधर आप देखते हैं 2019 में बहुत ज़्यादा विलय कर दिया गया है। तो उसको आपको स्टडी कर लेना है कि किस बैंक का किस बैंक में विलय हुआ। इसके अलावा एक चीज़ और देखा जा रहा है आर्थिक सुधारों के बाद, ये तुरंत बाद नहीं, ये हाल फिलहाल का, ये दूसरा या तीसरा पीढ़ी में आप डाल सकते हैं बैंकिंग सुधार का, कि बैंकों का निजीकरण पर बल दिया जा रहा है। निजी बैंकों का तो खैर शुरू से ही आपका दूसरी पीढ़ी से ही महत्व दिया जाना शुरू कर दिया, निजी बैंकों को अलाउड कर दिया गया था। लेकिन जो सरकारी बैंकों को निजीकृत किया जा रहा है, यह तीसरी पीढ़ी का ही आप मान सकते हैं। जो वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, राजग की सरकार है, उसका एक आप नया बैंकिंग सुधारों के क्षेत्र में यह नया योगदान आप समझ सकते हैं, बैंक क्षेत्र का निजीकरण। बीमा का जहाँ तक बात है तो बीमा में FDI में वृद्धि कर दी गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। और तीसरा जो सेक्टर है शेयर बाजार। तो पहले एक ही आपका सूचकांक था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, ठीक है। इसको जो है BSE 200, 2 नए सूचकांक आए आर्थिक सुधारों के बाद। एक BSE 200 जिसमें 200 कंपनियां शामिल थीं। उसके अलावा एक आपका आया डॉलेक्स जिसमें डॉलर में मूल्य था। एक आपका आया 1993 में ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें छोटी छोटी कंपनियों के शेयर्स को सूचीबद्ध किया जाता था। तो ये सब सुधारों पर हम लोग विशेष रूप से स्टडी करेंगे। साथ ही हल्की फुल्की चर्चा कर लीजिएगा, M0, M1, M2, M3 क्या होता है, उसकी भी चर्चा मैं हल्की फुल्की कर दूंगा। तो इतना जो है बैंक, बीमा, शेयर बाजार में करना है। इसके बाद राजकोषीय क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुए। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे प्रमुख प्रभाव पड़ा है घाटे के अवधारणा के संदर्भ में। पहले बजट घाटा को महत्व दिया जाता था। आर्थिक सुधारों के बाद, सुखमय चक्रवर्ती की रिपोर्ट के बाद जब उससे अपना लिया गया, तो अब महत्व दिया जा रहा है फाइनेंशियल डिफिसिट को, ओके, राजकोषीय घाटा को। तो यहाँ पर सिंपल सा दोनों में काफ़ी अंतर है। इसे मैंने एक वीडियो में समझाया भी था। अंतर आपका सिंपल यही है कि जैसे आपकी इनकम जो है 1000 रुपया और खर्च जो है 1300 रुपये है उस महीने का, एक महीने का मैं बात कर रहा हूँ, तब आपको 300 रुपया तो कहीं से इंतजाम करना होगा।
तो 300 रुपया जब आप इंतजाम करके लाएंगे, उधारी किसी से लेंगे, दोस्त वगैरह से, तो आपका फिर 1300 का खर्च हो गया। तो बजट घाटा क्या होता था, उसको प्राप्ति बोलते हैं। हर महीना जो आपका 1000 आपका आय हुआ प्लस सुधार, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो प्राप्ति होता है। तब आप अगर काउंट कीजिएगा कि उस महीना में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, तो 1300 रुपया व्यय हुआ। प्राप्ति कितना हुआ, तो वो भी 1300 हुआ। तो बजट घाटा क्या हो गया, शून्य हो गया। लेकिन राजकोषीय घाटा में यह नहीं कहता है। राजकोषीय घाटा का कहना है, यहाँ जो उस केस में मैंने बताया 1000 रुपया आपका आय था और व्यय उस महीना में आपका था 1300 रुपया। आपने क्या किया, उधार ले लिया 300 रुपया। तो बजट घाटा अगर आप निकालेंगे, प्राप्ति जो होता है उधार प्लस आय इक्वल टू 1300। तो बजट घाटा जो होता है व्यय माइनस प्राप्ति। भारत सरकार इस देश के लेवल पर भी यह पूरी तरह से सही है। 1300 माइनस 1300 इक्वल टू 0। इससे घाटा को कम करके दिखाया जाता था आर्थिक सुधारों के पहले पब्लिक के समक्ष। लेकिन अब क्या किया गया, सुखमय चक्रवर्ती ने रिपोर्ट जब दिया राजकोषीय घाटा, उसके बाद राजकोषीय घाटा की अवधारणा को अपनाया गया ताकि घाटे को सही रूप में दिखाया जा सके। तो यहाँ पर तो व्यय होगा ही, माइनस आय हो जाता है। यहाँ घाटा निकल गया और राजकोषीय घाटा ही ऋण के बराबर होता है उस वित्तीय वर्ष में। देखिए यहाँ पर कितना आपने उधार लिया था, 1300। राजकोषीय घाटा भी 1300 आया। पहले क्या करती थी सरकारें कि जो भी घाटा होता था उतना रुपया छाप दिया जाता था नोट में। ओके, जब नोट मार्केट में आता था तो बिना मेहनत का होता था, वह मुद्रास्फीति को बढ़ा देता था। उससे भी रोक दिया गया 1997 से WMA, वेज एंड मीन्स, ठीक है। तो इसके माध्यम से जब रोक दिया गया कि आप नोट नहीं छाप सकते हैं मनमाने तरीके से, है ना, इससे राजस्व घाटा में वृद्धि होती है और राजस्व घाटा जो है हमेशा राजकोषीय घाटा को बढ़ाता है। तो सुधार पर ही हम लोग रहते हैं। ये तो जो आपका घाटे का सेक्शन है, राजस्व सेक्शन, वहाँ पर डिटेल हम लोग बजट वाले में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यही कहना है कि पहले बजट घाटा की अवधारणा थी और अब जो है राजकोषीय घाटा की अवधारणा हो गई। तब घाटा देखने लगा कि हाँ अच्छा खासा घाटा हो रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी था कि गैर जरूरी व्यय को रोका जाए, सब्सिडीज को रोका जाए। तो ये सब प्रयास शुरू हुआ कि राजकोषीय घाटा किस तरीके से डाउन किया जाए। तो जीरो बेस बजट अपनाया गया, या फिर बाद में यहाँ पर राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए एक FRBM एक्ट आया, राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम, जिसमें सीमित कर दिया गया कि राजस्व घाटा जो है इतना % पर से कम होना चाहिए और राजकोषीय घाटा इतना % से कम होना चाहिए। समय समय के अनुसार ये घटता बढ़ता रहा है, ठीक है। इसलिए कोई फिक्स इसे रखना ठीक अभी नहीं है, लेकिन ये आपके JPSC मुख्य परीक्षा में है, राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, FRBM एक्ट। तो ZBB भी आपका है, जो पीटर पेरे ने आपका ये किया था, USA के थे। तो उसमें ये है कि जो भी कंपनी है, सार्वजनिक कंपनियां हैं, अगर लाभ में नहीं चल रही हैं तो उसमें पहले क्या किया जाता था, हर साल कुछ कुछ इन्वेस्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया, क्या तो निजीकृत किया जाएगा या फिर नई स्थिति में है तो उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे राजकोषीय सेक्शन में। इसके अलावा क्या प्राथमिक घाटा क्या होता है, मौद्रिकृत घाटा क्या होता है, ये सब थोड़ा सा जानकारी आपको रखना होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो अंतिम सेक्शन आज का है, कर। तो टैक्सेशन में जब सुधार आप पढ़िएगा, आर्थिक सुधार यानी कि 1991 के बाद,
तो देखिए चलैया समिति सबसे पहले गठित कर दिया गया। चलैया समिति ने क्लियर कर दिया, 1991 में ही गठित कर दिया था, है ना, नरसिम्हा राव की सरकार ने। उसने क्लियर कर दिया कि आप जो इतना इतना टैक्स जो आपका सीमा शुल्क है उसको जो है पूरी तरह से डाउन कीजिए एकदम, है ना। टैक्स स्लैब को घटाइए, कर के आधार को बढ़ाइए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग दें। प्रत्यक्ष कर ज़्यादा आना चाहिए, अप्रत्यक्ष कर कम रहना चाहिए। तो 2 सेक्शन में यहाँ पर सुधार को आपको पढ़ना है। एक प्रत्यक्ष कर में क्या सुधार हुआ, दूसरा अप्रत्यक्ष कर में क्या सुधार हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर जब प्रत्यक्ष कर की बात होती है तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका है, एक है आयकर, दूसरा निगम कर। आयकर भी काफ़ी उलझा हुआ था, तो स्लैब को सीमित किया गया और आयकर के आधार को बढ़ाया गया, छूट की सीमा बढ़ाई गई, बहुत सारे उपाय किए गए। तो उस समय जो जो उपाय हुए वो आज तक चला रहा, अलग अलग सुधारों के साथ समय समय पर। तो वर्तमान में क्या स्लैब है, तो वर्तमान में जो स्लैब है 2 तरीका से, जो एक आयकर लेने के दौरान छूट लेते हैं, दूसरा जो आयकर लेने के दौरान छूट नहीं लेते हैं। दोनों के लिए अलग अलग निर्धारित है और रेंज भी निर्धारित है, उसको आपको याद कर लेना है। निगम कर में भी काफ़ी जो है एक्सेस लिया जाता था, घरेलू से थोड़ा कम लिया जाता था, विदेशी कंपनियों से तो आपका 60% से ऊपर लिया जाता था निगम कर, जो कंपनियां होती हैं, और इन लोगों से भी काफ़ी लिया जाता था, तो उससे भी डाउन किया गया है। वर्तमान में तो 22% के आसपास है। उसके अलावा न्यूनतम वैकल्पिक कर एक होता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। मैट जो था, पहले कुछ कंपनियां ऐसे करती थी कि जो कर से छूट के प्रावधान वगैरह होते थे तो उन सारे प्रावधानों का लाभ लेकर कर देने से बच जाती थी। तब सरकार ने मैट का जो है प्रावधान किया कि आपका अगर छूट पूरी तरह से भी आपने ले लिया है, 0% टैक्स आपका बन रहा है नियम के अनुसार, तो भी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, यानी कि निगम कर जितना मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है अभी फ़िलहाल 15% है, पहले ये 18.5 था और पहले और ज़्यादा था, है ना। तो इतना टैक्स तो आपको देना ही होगा अपने इनकम पर। क्लियर। अब पहले 0 रुपया उन लोग देती थी अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा करके, सही गलत जो भी आप बोलिए किसी भी तरीक़ा से। तो ये आपको प्रत्यक्ष कर में करना है। अप्रत्यक्ष कर जो है थोड़ा सा आसान हो गया है जीएसटी आने के बाद। पहले बहुत सारा अजीब अजीब कर था, उसको समझना आम जनता के लिए तो खैर बहुत कठिन था। आज भी अप्रत्यक्ष कर बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे लगभग सारे के सारे जीएसटी में समाहित हो गए हैं। तो जीएसटी से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी चाहिए आपको। ये बहुत ही बड़ा सुधार है अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में। जीएसटी जब 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया, ये बहुत ही बड़ा सुधार था। क्लियर। यही अप्रत्यक्ष कर में आर्थिक सुधार का एक चीज़ है, जीएसटी का किस संवैधानिक आर्टिकल से संबंधित है अथवा एक कब पास हुआ था, तो इससे संबंधित कुछ कुछ जानकारी रखिए। तो इतना ही आज होगा स्टडी, उसको चलिए अब कर लेते हैं हम लोग। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें। वहाँ पर जो भी यहाँ पर वीडियो अपलोड होंगे उससे संबंधित कुछ भी कन्फ्यूजन होगा उसको भी मैं पर्सनली क्लियर करने का प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से मेरे द्वारा वहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिलेंगे। अभी प्रारंभिक परीक्षा में मैं कुछ टेस्ट ले रहा हूँ चैप्टर वाइज, जो वीडियो वाइज बोल सकते हैं, चूँकि सारे वीडियो लगभग जेपीएससी पेपर 2 के बन चुके हैं। अब मेंस का जहाँ तक बात है, जब मेंस की क्लासेस यहाँ शुरू करूँगा तो उस वीडियो से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाए, उस पर वहाँ पर डिस्कशन होगा। ओके, तो काफ़ी लाभ होंगे, आप जुड़े रहिए। एक तो आप चैनल को आर्थिक सहयोग करेंगे और दूसरी ओर आपको भी लाभ होगा। क्लियर। आपकी तैयारी जो है एक निरंतरता और बनेगी। एक तो यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से बन रही है, दूसरा उसके एक पक्ष जो यूट्यूब चैनल में नहीं दे पाता हूँ वहाँ पर देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपकी तैयारी जो है पूरी तरह से कंप्लीट वे में आगे बढ़ेगी। चलिए अब आप लोग जो है नोट्स के साथ वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनेशा आईएएस में।
चलिए आर्थिक सुधार के क्लास नंबर 2 को कर लिया जाए। यहाँ शेयर बाजार और बैंक बीमा में आर्थिक सुधार का क्या प्रभाव पड़ा, पहले चरण में आज के क्लास में यही पढ़ेंगे। तो देखिए, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। फिर तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक बना और 1955 में इसी इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये तो आपने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, यह 1 अप्रैल 1935 में बना और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक अगर आता है आपका प्रश्न, तो पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बना था। एक शुरुआती केवल जानकारी दे रहा हूँ। अब चलिए सुधार का कब कब जो है आर्थिक सुधार बैंकों के मामले में हुए उसको देख लेते हैं। तो अगर 1991 से पहले देखा जाए तो निजीकरण की जगह जो है राष्ट्रीयकरण की ओर था। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1980 में भी कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। आर्थिक सुधार का यह पहला प्रभाव था कि विलयकरण का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। और देखिए 1991 के बाद एक बहुत ही बड़ा निर्णय वर्तमान सरकार के द्वारा लिया गया। 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। और 1 अप्रैल 2020 को ठीक 1 साल बाद पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया गया और केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मिला दिया गया। इसी तरह से सुधारों के अगले क्रम में यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया। अब तो सरकार निजीकरण की ओर भी बढ़ चुकी है। सेंट्रल बैंक का कहा जा रहा है कि निजीकरण जल्द ही हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह का। अब कुछ ध्यान आपको देना है, 19 जुलाई 1969 को उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी डिपॉजिट्स 50 करोड़ से अधिक थी। अब 15 अप्रैल 1980 को उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी डिपॉजिट्स 200 करोड़ से अधिक थीं। और जहाँ तक 1975 में ग्रामीण बैंक की बात है तो 75 में 5 जिलों में स्थापना हुई थी। केवल सिक्किम और गोवा 2 राज्य थे जहां पर इसकी स्थापना नहीं हुई थी। शुरू में तो काफ़ी संख्या थी ग्रामीण बैंक की, लेकिन धीरे धीरे सुधार के द्वारा इसे घटा करके 38 बैंकों में बदल दिया गया है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होता है, नाम इसका सिंहभूम ग्रामीण बैंक जैसे झारखंड में। या फिर 19 अगस्त 2015 को भुगतान पेमेंट बैंक्स की स्थापना हुई, 11 भुगतान बैंक की। और 16 सितंबर 2015 को स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की गई। ये सब भी सुधार में ही आएगा, बैंकिंग सुधार में ही आएगा। बजट 2020-21 में क्या किया गया, अनुसूचित बैंकों में जमा धनराशि की बीमा कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। यानी कि अगर कोई भी बैंक डूबता है तो आपका जितना भी मनी रहे 5 लाख तक की राशि आपकी वापस हो जाएगी। अगर 5 लाख से अधिक डूबता है तो 5 लाख ही मिलेंगे। देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन FSLRC एक कमेटी है। इसके द्वारा जो सिफारिश किया गया है कि पेंशन के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके बाद इंश्योरेंस का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है IRDA, उसके अलावा सेबी जो शेयर बाजार वगैरह को आपका नियंत्रण करता है, तो इन सारे को मिला करके, कुछ और भी हैं, इन सारे को मिला करके एक UFA का गठन कर देना चाहिए, क्योंकि इन सारे के कार्य लगभग सेम है। यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी नामक एक नियामक संगठन बनाया जाए। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी पहले 5 करोड़ थी, इसे 2000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। लघु उद्योग के लिए 2 अप्रैल 1990 को सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, उससे फाइनेंस करने के लिए। और लघु और सूक्ष्म उद्योग के बारे में क्या प्रावधान है उसके संदर्भ में तो पहले ही बात हो ही चुका है पहले वाले क्लास में। रुग्ण उद्योगों के लिए इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जिसे IRBI भी कहा जाता है, की स्थापना 1985 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC, जो जीवन बीमा को छोड़कर अन्य बीमा करता है, सामान्य बीमा करता है, तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसके 4 पार्ट्स हैं, जो कोलकाता में है नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया मुंबई में है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी नई दिल्ली में है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी चेन्नई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई।
देखिए यहाँ पर एफडीआई बढ़ रहा है, आर्थिक सुधारों का ही प्रभाव है। और दूसरा जो है बीमा सेक्टर में निजी क्षेत्र को आने की अनुमति मिल गई है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया। इसकी स्थापना की सिफारिश शिवरामन समिति के द्वारा की गई थी। और अगर इसके सुधारों के आप देखें, आर्थिक सुधार के बाद इस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो नाबार्ड की अधिकतम पूंजी जो 5,000 करोड़ रुपए थी उसे बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारत में सहकारी बैंकों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक, इसी को केंद्रीय सहकारी बैंक भी बोलते हैं, जिला स्तर वाले को। ओके, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय वर्ड जिला के लिए यूज होगा। ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां। रिजर्व बैंक के द्वारा अब सहकारी बैंकों पर भी बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण नियंत्रण लगाई जाएगी। ओके, यही एक सुधार का प्रभाव आप देखते हैं जो चला रहा था, उसमें कुछ चेंजिंग अब दिखेगा आपको कोऑपरेटिव बैंक के संदर्भ में। बैंक की बात आ गई है, इसलिए कुछ अन्य बैंकों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में हुई। एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में हुई, जो आयात निर्यात के लिए स्पेशली ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए कि सुधार की जो प्रक्रिया 1991 से पूर्व में ही कुछ कुछ शुरू हो गई थी। इन सभी चीज़ों से पता चल रहा था, क्योंकि विशेषीकृत बैंकों की स्थापना पहले ही होने लगी थी। भारतीय पर्यटन वित्त निगम 1989 पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। और मुद्रा बैंक तो हाल ही में स्थापना की गई है, मोदी के पहले कार्यकाल में 8 अप्रैल 2015 को। सेबी की स्थापना 1988 में हुई और इसे वैधानिक दर्जा मिला 1992 में। ओके, साख नियंत्रण पर हम लोग अब आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये किस तरीके से साख नियंत्रण करता है, ये सब बैंकों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए मैंने इनपुट कर दिया है। तो यहाँ पर पहला जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें खुले बाजार की क्रियाएं हिंदी में कहा जाता है। इसके अंतर्गत शेयर्स को बेचा और खरीदा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि मुद्रास्फीति को किसी तरह से नियंत्रित किया जा सके। बैंक दर हुआ, सीआरआर हुआ, एसएलआर हुआ, रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, इसके माध्यम से भी बाजार पर नियंत्रण रखता है, शाखों पर नियंत्रण रखता है आरबीआई। खास करके उदारीकरण के बाद 1991 के बाद इन सभी के संदर्भ में अलग अलग समितियां समय समय पर जो गठित की गई थी, उसके बाद से इनकी जो पॉइंट्स थे, परसेंटेज थे, उसको डाउन किया गया है। एसएलआर को ही काफ़ी डाउन कर दिया गया, अभी 18 साढ़े 18% तक है। पहले ये 40% रहता था, जिससे बैंकों को ऋण देने में काफ़ी समस्या आती थी। और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जितना भी जमा करते थे लोग उस समय, उस सारे के सारे पैसे का प्रयोग जो है सरकार के द्वारा स्पेशली किया जाता था। पब्लिक को ऋण नहीं मिल पाता था, क्योंकि इन सारे रेट्स जो थे काफ़ी अधिक थे। आर्थिक सुधारों के बाद इनमें आप एक चीज़ सीधा सीधा परिवर्तन देख सकते हैं कि सारे के सारे रेट्स काफ़ी डाउन हुए हैं। बासेल 3 मानक जो बैंकों में अलग अलग सुविधाएं देने और सुधार करने से संबंधित है, इसे 31 मार्च 2019 तक बैंकों के लिए बासेल 3 का मानक का पालन करना था, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह से पालन तो नहीं हुआ है, लेकिन लगभग कर लिया गया है। एक चीज़ और रिवीजन यहाँ कर लीजिएगा आप लोग, मुद्रा आपूर्ति की माप। ओके, कुछ कुछ एक्स्ट्रा मिला है तो मैं डालता गया हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। M0 जो होता है आरक्षित मुद्रा होता है, जो रिजर्व बैंक के पास ही रहता है। और जो चलन में करेंसी होता है, यानी कि मार्केट में इधर उधर होता रहता है, उसे चलन में करेंसी कहते हैं, वो भी M0 में शामिल करना है। अब बैंकों के द्वारा जो आपका एसएलआर, सीआरआर वगैरह के माध्यम से आरबीआई के पास जमा रहता है, वो सारा M0 में शामिल होता है। जबकि M1 जो है लोगों के पास नगद मुद्रा, बैंकों में पास मांग जमाएं, बैंकों के पास मांग जमाएं। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का अर्थ होता है जैसे आप कुछ ऐसा जमा किए हैं जो आप जब मांगेंगे तुरंत मिलना चाहिए आपको, उसको कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। जैसे बचत खाता वाला जितना जमा है। आरबीआई के पास अन्य जमाएं, बैंकों की जमाएं के अलावा जो भी अन्य जमाएं हैं आरबीआई के पास, उससे भी M1 में आप शामिल करेंगे। M2 में क्या होता है, M1 का जितना भी है उसको शामिल कर लीजिए, प्लस डाकघर की बचत जमाओं को शामिल किया जाता है M2 में। M3 में, M1 में बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट जो है आपका यहाँ पर रहेगा, और जो सेविंग बैंक्स है,
सेविंग बैंक का अकाउंट है वो M1 में रहेगा और फिक्स डिपॉजिट जितना भी M3 में रहेगा। M4 जो है M3 प्लस डाकघर के समस्त जमाएं। ओके, डाकघर की बचत जमाएं को छोड़ करके जो आपका जितना भी जमा है वो अगर M3 में आप जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा वो M4। शेयर बाजार में क्या क्या सुधार किए गए उससे आप लोग देख लीजिए। तो पहला तो मैंने पहले ही बताया कि 2 प्रमुख सूचकांक शुरू किए गए, एक BSE 200, दूसरा डॉलेक्स जो डॉलर में होता था। और इसके बाद 1993 में ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमें लघु निवेशकों को वहाँ पर मौका मिला अपनी पूंजी निवेश करने का, भारत यानी कि पूंजी संग्रहण करने का, शेयर अपना जारी करके वो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के माध्यम से पब्लिक से कलेक्शन कर सकते हैं पैसा। इसके अलावा कमोडिटी एक्सचेंज भी 5 वर्तमान में बन चुके हैं इंडिया में, जो वस्तु से संबंधित स्पेशली होते हैं, उनके कीमत से संबंधित होते हैं। जो भी विनिर्माण सेक्टर है, जो वस्तुओं का अलग अलग निर्माण करते हैं, तो उनके द्वारा जब कलेक्शन किया जाता है मार्केट से मनी, शेयर जारी किया जाता है, तो उसके लिए कई एक्सचेंज बनाए गए, जैसे MCX, NCDX, NMCE और ACE। इसके फुल फॉर्म को आपको याद कर लेना है इन 5 के। और आर्थिक सुधार, राजस्व सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा है आर्थिक सुधार का, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1997-98 में भारत सरकार द्वारा वेज एंड मीन्स एडवांसेस को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में बजट घाटे को अवधारणा को अर्थहीन कर दिया गया। सुखमय चक्रवर्ती की रिपोर्ट के बाद राजकोषीय घाटा की अवधारणा को भी अपनाया गया। इससे मैं समझा ही चुका हूँ वीडियो क्लास में। जहाँ संकुचित था वहीं राजकोषीय घाटा व्यापक होता है। फिस्कल डिफिसिट वास्तव में अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को व्यक्त करता है। राजकोषीय घाटा सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय के रूप में जहाँ आप दिखाते हैं, वहीं बजट घाटा व्यय माइनस प्राप्ति होता था। क्लियर, ये भी मैंने समझाया है। अन्य घाटा जो है प्राथमिक घाटा, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था 1993-94 से। राजकोषीय घाटा में अगर ब्याज अदायगी को हटा दीजिएगा, उस पिछले वर्ष का जो भी था ब्याज, चूँकि उस वर्ष का तो होता नहीं है ब्याज, अगर आप देते हैं तो पिछले वर्ष का ऋण का होता है ना, इसलिए ब्याज अदायगी को अगर राजकोषीय घाटा में घटा दिया जाता है तो प्राथमिक घाटा मिलता है और कुछ नहीं है। ये भी एग्जाम में आता है। कृत घाटा, मोनेटाइज्ड डिफिसिट। देखिए राजकोषीय घाटा अगर हो गया है किसी भी गवर्नमेंट को, तो 3 तरीके से वह पूरा करेगा, या तो घरेलू उधार से, विदेशी उधार से, या फिर रिजर्व बैंक से उधार लेकर। तो पहले 2 को हटा दीजिए, घरेलू और विदेशी को। तो रिजर्व बैंक से जो उधार लिया जाता है वो तो फिर चुकाना है सरकार को, तो ही रिजर्व बैंक वाला उधार को कहा जाता है मौद्रिकृत घाटा। 1991 के बाद राजकोषीय घाटे को कम करने के कई उपाय किए गए। इसे भी आर्थिक सुधारों में शामिल किया जाता है। इस पर मैंने चर्चा किया है। सब्सिडी कम करना, सार्वजनिक व्यय में कमी, इसके अलावा SLR में कमी हो गया, सार्वजनिक ऋण की मौद्रीकरण पर रोक, यानी कि नोट नहीं छापना, सीधा सीधा सिंपल इसका अर्थ समझ लीजिए। घाटे में चल रहे उपकरणों का निजीकरण करना या विलय करना या बंद कर देना परमानेंटली। FRBM एक्ट को लाना ताकि राजस्व राजकोषीय घाटा को नियंत्रित किया जा सके। जीरो बेस बजट को अपनाया जा सकता है, हालांकि केंद्रीय स्तर पर नहीं अपनाया गया है भारत में। 1995-96 में जीरो बेस बजट को राजस्थान सरकार द्वारा अपनाया गया है। कर के क्षेत्र में सुधार को देख लीजिए तो भारत का सिचुएशन था, पहले कहा जाता था हिंदू विकास दर रह गया है GDP में वृद्धि, यानी कि 3 से 4% के बीच हमेशा रहा करता था। अभी जो है 7, 7.5, 8 के आसपास रहता है, उसे नव हिंदू विकास दर भी कहा जाता है। तो जैसे ही आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई, 1991 में चलिए समिति गठित हुआ। व्यक्तिगत आयकर में क्या था प्रॉब्लम कि स्लेब्स में काफ़ी थे स्लेब, तो अधिकतम 30% तक व्यक्तिगत कर की सीमा निर्धारित कर दी गई, जो पहले 55-56% तक था। 30% की सीमा है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। इस बार देखिए आयकर में जो छूट लिए हैं और जो छूट नहीं लिए हैं, दोनों के लिए स्लेब तो सेम है, लेकिन परसेंटेज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको देख लीजिएगा। जैसे 2.5 लाख तक कर मुक्त है दोनों मामला में, और 2.5 से 5 लाख तक दोनों मामला में 5%, 5 से 7.5 लाख 20%, और यहाँ पर 10% है जो छूट नहीं लेते हैं। ओके, उसी तरीके से 7.5 से 10 लाख का देख लीजिए, 10 से
12.5 से 15 लाख, 15 लाख से अधिक। तो टोटल लेवल्स जो हो गए वह 7 लेवल्स हो गए। ठीक है, ये पहला हुआ आपका आयकर में सुधार। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है प्रत्यक्ष कर, निगम कर, जो कंपनियों से लिया जाता है। पहला बार 1959-60 में लगा था। 90 से 91 के पूर्व घरेलू कंपनी पर 50% से ऊपर, अब विदेशी कंपनी पर 65% तक टैक्स लिया जाता था, जो बहुत ही ज़्यादा था। अब संशोधन कर दिया गया है नए सुधारों के साथ वर्तमान सरकार के द्वारा। ये आया है आपका कराधान कानून संशोधन अध्यादेश 2019, 22%। और मैट से भी छूट दी गई है, इसे मैं समझा ही चुका हूँ क्या होता है मैट। घरेलू विनिर्माण कंपनी को स्पेशली 15% कर दिया गया है, 18.5% से घटाकर। मैट मीन्स जो आपका है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। इससे जो है आपको कॉरपोरेशन टैक्स नहीं समझना है, 22% टैक्स है और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है। यानी कि कंपनी अगर जीरो टैक्स में आ जाते हैं सारी सुविधाओं का छूट लेकर के, तब उन्हें 15% देना ही पड़ेगा। लंबित विवादों के समाधान के लिए 17 मार्च 2020 को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 को भी कानूनी रूप दे दिया गया है, ताकि करों से संबंधित विवाद को समाप्त किया जाए। एक सुधार कर के क्षेत्र में आप देखते हैं कि डिजिटल तरीके से भी अब कर का भुगतान हो रहा है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपील दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा भी प्रत्येक स्तर पर बढ़ा दी गई है। जैसे आयकर अपील अधिकरण पहले 20 लाख था, 50 लाख तक यहीं पे होगा अपील। उच्च न्यायालय में पहले 50 लाख था, अब 1 करोड़ तक। सर्वोच्च न्यायालय में अब 2 करोड़ तक होगा, पहले 1 करोड़ था। अब आइए प्रत्यक्ष करों में सुधार। ओके, तो 1991 का वैट, जीएसटी, सेवा कर, सीमा शुल्क इत्यादि में जो भी सुधार हुए उससे कहा गया अप्रत्यक्ष करों में सुधार। तो पहले तो जो अप्रत्यक्ष कर था वही भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारा टाइप का कर था, उसके अनुसार पर वैल्यू एडेड टैक्स लाया गया। और फिर हाल ही में 2017 में जीएसटी को लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। वैल्यू एडेड टैक्स का थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। पहला बार इससे जर्मनी में प्रस्तावित किया गया था लगाने के लिए 1918 में, लेकिन लगा पहली बार 1954 में फ्रांस में। अब भारत के संदर्भ में अगर इसका इतिहास देखें तो एल के झा द्वारा 1977 में ये सिफारिश की गई थी कि वैट को लागू किया जाए। फिर मोडवैट के रूप में आया, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। बहुत सारा इसका चरण है, लेकिन वो अब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। लेकिन जीएसटी का जहाँ तक इतिहास है तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जीएसटी के संबंध में 2000 ईस्वी में ही प्रस्ताव दे दिया गया था। बाद में विजय केलकर समिति बना था 2004 में, तो उसने भी, इस समिति ने भी जीएसटी को अपनाने की सलाह दी थी सरकार को। जीएसटी के लिए देखिए काफ़ी चर्चा हुआ, वाद विवाद भी हुआ राज्य और केंद्र के बीच में। अंततः राज्यसभा से यह 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ और लोकसभा से 8 अगस्त 2016 को पारित हो गया। और इससे संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं 246 से और 269 ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। जीएसटी के कारण अगर राज्यों को नुकसान होता है तो अगले 5 वर्षों तक केंद्र के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। और कई लेवल्स रखे गए जीएसटी के, ओके, अलग अलग लेवल्स के अनुसार टैक्स लगाए गए। तो जब स्पेशली वो टैक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल जानेंगे। जीएसटी काउंसिल का गठन का प्रस्ताव 279A में कर दिया गया। यह काउंसिल लंबे समय तक जो है सलाहकारी भूमिका में रहा है और इसका हेड जो होते हैं वित्त मंत्री और सदस्य जो होते हैं विशेष रूप से राज्यों के वित्त मंत्री, या फिर ये भी हो सकता है कोई अन्य मंत्री भी हो सकते हैं। बस आपको इतना जानना है कि जीएसटी काउंसिल जो है संवैधानिक संस्था है। किसी भी संस्था को उसी स्थिति में आप संवैधानिक बोलेंगे जब संविधान में किसी भी आर्टिकल में उसका विवरण है। तो इसका 279A में है, इसलिए यह संवैधानिक संस्था है। और जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। और सेवा कर अधिनियम जो बना था, अभी तो सेवा कर जीएसटी में शामिल हो चुका है। सेवा कर अधिनियम 1994 के द्वारा 1994 में लागू हुआ था। यहाँ से प्रश्न रह सकता है। तो इस प्रकार आर्थिक सुधार से संबंधित ये दूसरा क्लास समाप्त होता है। इसका एक क्लास जो है उसमें व्यापार सेक्शन पर हम लोग ध्यान देंगे कि व्यापार पर, सार्वजनिक उपक्रमों पर क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक सुधार का, और वैश्वीकरण के क्लासेस होंगे, वहाँ समाप्त हो जाएंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस शुरू होंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और चैनल की मेंबरशिप को ज़रूर प्राप्त करें। वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं आपको ज़रूर मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।